यह समझते हुए कि वह उदास महसूस कर रही है। वह खुद को रोक नहीं पाता और कबूल करता है कि यह बेहद गर्व है और वह सहमति में सिर हिला देती है। कहानी की शुरुआत हितोयोशी योकोया से होती है, जो अकेला अपने घर में रहता है और कुछ खास नहीं कर रहा। कुछ मिनट बाद डोरबेल बजती है। जब वो कैमरा चेक करता है तो उसे एक मेड दिखाई देती है। वो माफी मांगते हुए कहती है, क्या आप मुझे अपनी मेड के तौर पर काम करने देंगे? हितोयोशी उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसीलिए घर थोड़ा गंदा है। कुछ पीने के लिए ऑफर करते हुए वो सोचता है कि उसने उसे इतनी आसानी से अंदर क्यों बुला लिया। क्या वो सच में मेड के रूप में काम करने आई है या ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, या फिर वो कुछ इल्लीगल बेचने की कोशिश कर रही है? उसे लगने लगता है कि बेहतर होगा कि उसे जाने के लिए कह दे। इन संदेहों के साथ वो मेड से पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है और उसकी खासियत क्या है। मेड कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि वो एक प्रोफेशनल असैसिन है और उदाहरण के तौर पर वो अपने मास्टर के आदेश पर गद्दारों को खत्म करती है। उसने बताया कि उसके मास्टर ने ही उसे यहाँ भेजा है। नेचुरली हितोयोशी घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेड सीरियस है तो वो उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने का सोचता है। फिर हितोयोशी उससे पूछता है कि उसे यहाँ भेजने वाला कौन है, क्या वो उसके परिवार का कोई सदस्य है? मेड ने जवाब दिया कि वो मास्टर के नाजायज बच्चे के चचेरे भाई के दूसरे बेटे की पत्नी की दादी के पोते का घर है। ये सुनकर हितोयोशी समझ जाता है कि वो लोग पूरी तरह से अजनबी हैं, और जब वो ये जोर से कहता है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो मेड नाराज ना हो जाए। वो जल्दी से बात बदलता है और कहता है कि एक असैसिन कई तरह से किसी को मार सकता है, तो उसकी खासियत क्या है? मेड बाहर जाती है और कुछ देर बाद कुछ चाकू निकालती है। वो उन चाकुओं को सामने के पेड़ की तरफ फेंकने लगती है और हर बार एकदम सटीक निशाना लगाती है। जब वो खत्म करती है तो गर्व से मुस्कुराती है। फिर वो कहती है कि उसे चाकू फेंकना इतना पसंद नहीं, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी स्किल्स दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। दूसरी तरफ हितोयोशी बहुत घबरा गया और कहता है कि उसे ये वाला काम नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि वो घर की सफाई करे। मेड ने फिर कहा, अगर सफाई करनी है तो ये मेरी स्पेशलिटी है, और हितोयोशी उसे समझाता है कि वो जिस सफाई की बात कर रहा है वो वैक्यूमिंग, लॉन्ड्री और हाउस क्लीनिंग की बात कर रहा है, न कि लोगों को साफ करने की। फिर हितोयोशी उसे पॉलिटली बाहर जाने के लिए कह देता है। मेड माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसका समय बर्बाद किया, और वो घर से निकल जाती है। जैसे ही हितोयोशी अकेला होता है वो घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है कि जो कुछ अभी हुआ वो सपना था या सच। फिर उसे कुछ नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, मेड का एक घंटी जैसा एक्सेसरी। इस बीच मेड सड़क पर चल रही होती है और थोड़ा उदास महसूस कर रही होती है। उसे हितोयोशी की बातें याद आती हैं कि उसका मास्टर कोई अजनबी था। वो सोचती है कि अब वो कहाँ जाए। जैसे ही वो ट्रेन की पटरी के पास पहुंचती है उसे पीछे से हितोयोशी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी बेल गिरा दी थी, जो वो अपने बालों में एक्सेसरी की तरह पहनती है। जैसे ही मेड पीछे मुड़ती है वो देखती है कि एक ट्रक हितोयोशी की तरफ तेजी से आ रही है। हितोयोशी को एक सेकंड में ट्रक हिट कर सकता था, लेकिन मेड लाइटनिंग स्पीड में भागती है और हितोयोशी को समय रहते बचा लेती है। वो उसे खतरनाक हादसे से बचा लेती है और पहली चीज जो वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? हितोयोशी शॉक में उसे धन्यवाद देता है, लेकिन मेड कहती है, मैंने कभी किसी की जान नहीं बचाई, इसलिए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हितोयोशी उसे बेल लौटाता है और मेड उसे धन्यवाद कहकर शांत होकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हितोयोशी उसे रोकता है और कहता है कि उसे सच में क्लीनिंग में मदद चाहिए। घर वापस आकर मेड अपनी पूरी नाइव्स कलेक्शन टेबल पर रखती है। वो बताती है कि चाकू इंसान का पहला टूल था और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट को खत्म किया जा सकता है। हितोयोशी जल्दी से इंटरप्ट करता है और साफ करता है कि उसे इस तरह की क्लीनिंग नहीं चाहिए, वो बस घर की सफाई की बात कर रहा था। मेड फिर सोचती है कि शायद वो ट्रैश बैग्स लाश छिपाने के लिए रखे हैं। हितोयोशी कहता है, नहीं, ये बस कचरा है जिसे फेंकना है। वो वैक्यूमिंग और लॉन्ड्री जैसी चीजों की बात कर रहा था। मेड समझ जाती है कि असल में उसे क्या काम करना है। हितोयोशी सोचता है कि मेड ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो इतनी बुरी इंसान नहीं हो सकती। मेड पूछती है कि अगर वो घर के कामों में मदद करेगी तो क्या वो उसे मेड के रूप में रखेगा। हितोयोशी हाँ कहता है। कुछ देर बाद हितोयोशी मेड को देखता है। उसके सिर पर बाल्टी और हाथ में टूटी हुई झाड़ू है। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ। मेड माफी मांगती है और फिर गीले फर्श पर चलते हुए फिसल जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को बैलेंस करते हुए जमीन पर घुटनों के बल सुरक्षित गिरती है।
और झाड़ू को पकड़ लेती है, लेकिन उसकी यह स्किलफुल मूव बाल्टी के फिर से उसके सिर पर गिरने से खत्म हो जाती है। हितोयोशी ने पूछा कि क्या वो स्वाभाविक सामान्य घरेलू काम करने में खराब है। उसे सुनकर मेड ने माफी मांगी। वह उदास होकर कहती है कि वो बार बार गलतियां कर रही है और इसलिए वो उसके लिए काम नहीं कर सकती। हितोयोशी ने उसकी बाल्टी उतार दी और कहा कि यह सामान्य है क्योंकि वो इस काम की आदी नहीं है। उसके सिर पर टॉवल रखकर उसने कहा कि हमें धीरे धीरे सीखना होगा और मदद करने की पेशकश की। फिर उसने पूछा कि क्या वो उसकी मदद करेगी। उसकी इस दयालुता और धैर्य को देखकर मेड ने बस सिर हिलाया, चकित होकर उसकी दयालुता को देखकर। कुछ समय बाद जब उन्होंने पूरे लिविंग रूम को साफ कर लिया, हितोयोशी ने कहा कि अकेले यह सब करने का उसे मन नहीं हुआ, इसलिए उसने मेड का धन्यवाद किया। लेकिन इन सब के बीच वो लंच करना भूल गया, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो खाना बना सकती है। उसकी उदास पिल्ला जैसे प्रतिक्रिया देखकर वो समझा कि ये निश्चित रूप से नहीं है। फिर भी वह उत्साहित रहा, बताता है कि उसे पता है कि उसे क्या खाना है और सुझाव देता है कि वो खाने से पहले एक बात ले ले। जब वो बात में थी, वो उसकी दयालुता पर सोचती है। जैसे ही वो बाहर आती है, हितोयोशी मुस्कुराता है और उसका धन्यवाद करता है। हितोयोशी एक अडल्ट मेल की तरह सोचता है कि शायद उसकी नई मेड बिना तौलिए के बाहर आएगी, लेकिन उसके अडल्ट ख्वाबों के विरोध वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए बाहर आती है। इसके बाद वह अपने बेहतरीन सब्जी काटने के स्किल दिखाती है और तभी हितोयोशी को यह समझ आता है कि उसे टोनकात्सु का पता नहीं है। वह बताती है कि उसने शायद एक बार खाया होगा, लेकिन उसे याद नहीं है क्योंकि उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए खाना बस जीने के लिए जरूरी है, स्वाद और सामग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सुनकर हितोयोशी कहता है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन ये टोनकात्सु उसकी जिंदगी बदल देगा और वो सच्चे उत्साह के साथ दिखाता है। हालांकि मेड उसी उत्साह को साझा नहीं करती। वो उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। वह बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है और उसके मालिकों ने हमेशा उसे जिस नाम से पुकारा वही नाम था। फिर वह उससे कहती है कि वो उसे जो चाहे बुला सकता है, लेकिन हितोयोशी कहता है कि वो उसे मिस मेड ही बुलाता रहेगा क्योंकि उसे नाम याद रखने में दिक्कत होती है। वह सोचती है कि उसे इसकी परवाह क्यों है, क्योंकि उसने पहले कभी परवाह नहीं की। इसके बाद वे खाना शुरू करते हैं और हितोयोशी तुरंत उससे फिर पूछता है कि उसका नाम क्या है। जैसे ही वे खाना खा रहे होते हैं, वह यह नहीं बता पाती कि यह स्वादिष्ट है या नहीं, जिससे उसे अंधेरे अतीत की यादें आती हैं। फिर भी उसे एक सुखद गर्माहट महसूस होती है और वो हितोयोशी को बताती है कि यह सच में बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वह इन नए गर्म अनुभवों को अपनाने लगती है, जैसे गर्म बाथ, खाना और यहाँ तक कि उसका मालिक। उस क्षण हितोयोशी उसे वह कमरा दिखाता है जो उसके लिए तैयार किया गया था। इससे मेड पूछती है कि क्या उसने यह उसके लिए तैयार किया है, और जब वो हाँ में जवाब देता है तो वो सोचने लगती है कि उसका नाम क्या है। इससे उसे याद आता है कि उसे कुछ अनप्लेजेंट काम करने के बाद कहा गया था कि उसकी त्वचा सफेद जैसे बर्फ है और दिल भी उतना ही ठंडा है, इसलिए उसे ऐसा नाम दिया गया था। ये समझने पर कि वो नहीं चाहती कि हितोयोशी उसे एक ठंडी औरत समझे, उसे परवाह होती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। इस समय हितोयोशी को एहसास होता है कि वो टोनकात्सु का प्लेट खा रही है, इसलिए वो समझाता है कि इस डिश को कट्सुडोन सॉस के साथ खाना चाहिए। जैसे ही वह टोनकात्सु को सॉस के साथ ट्राई करती है, उसे एक नए स्वादों की लहर महसूस होती है, जिससे वह मोहित हो जाती है। रात को हितोयोशी एक बुरा ख्वाब देखने के बाद जागता है, एक ऐसा ख्वाब जो उसे लंबे समय से नहीं आया था। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ता है, उसका ध्यान दरवाजे पर आता है और उसे लगता है कि किचन में कोई है। उसे याद आता है कि उसकी मेड, वो एक हत्यारा है। झांकते हुए वो उसकी आकृति देखकर चौंकता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब वो ध्यान से देखता है और समझता है कि वो बस सॉस खा रही है। शर्मिंदा होकर वह इसके लिए माफी मांगती है। वह बताती है कि उसने सोचा कि अगर उसे कल मरना पड़ा तो वो एक बार सॉस का स्वाद लेना चाहती थी। यह सुनकर हितोयोशी को एक विचार आता है और वो दोनों के लिए टोनकात्सु सॉस फोंड्यू बनाता है। जब वे बाहर बैठते हैं, वो पूछती है कि क्या उसे बुरा सपना आया था, क्योंकि जब वो सॉस के लिए रसोई में गई तो उसने उसे कराहते हुए सुना था और वो दर्द में लग रहा था। उसने सोचा कि कोई हत्यारा उसे मार रहा है, इसलिए वो अंदर गई। हितोयोशी पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसने उसे रोते हुए देखा, और वो हाँ में सिर हिलाती है, पुष्टि करती है कि उसने उसे देखा था। इसके अलावा उसने उसे कई बार अपनी माँ का नाम लेते हुए सुना, जिससे वो बहुत शर्मिंदा होता है। वह कहता है कि उसे भी एक ख्वाब आया था जिसमें कट्सुडोन सॉस उससे बात कर रहा था, उसे जितना चाहे उतना खाने का आमंत्रण दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो खा सके वो जाग गई। यह पहली बार था जब उसे ऐसा ख्वाब आया, क्योंकि उसे आमतौर पर या तो हत्या करने या मारे जाने के ख्वाब आते हैं।
फिर भी जब वो जागती है तो उसे कभी कुछ महसूस नहीं होता और न ही वो कभी एक खास ख्वाब फिर से देखने की इच्छा रखती है। इसलिए वो इस बात के लिए दुखी है कि हितोयोशी को बुरा सपना आया, और जो उसे और भी बुरा महसूस करा रहा था वह था यह न जान पाना कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए, जिससे वह बेहद अकेली महसूस करने लगी। हितोयोशी उससे माफी मांगता है कि उसने उसे चिंता में डाला और समझाता है कि यह एक बार बार आने वाला बुरा सपना है। पहले भी उसके साथ ऐसा होता था और वह अक्सर रोते हुए जाग जाता था, फिर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोता था। यह सुनकर वह तुरंत उसे अपनी गोद में सिर रखने का प्रस्ताव देती है। घबराते हुए हितोयोशी मना कर देता है, यह कहते हुए कि यह वह कुछ था जो उसने बचपन में किया था और अब वह एक नौजवान है जो सही गलत को समझता है। लेकिन उसकी बात सुनते सुनते उसकी आंखों में निराशा छा जाती है। वह सोचने लगती है कि वह शायद सिर्फ जाने लेने के लिए ही बनी है, जो उसके साथ किए गए व्यक्ति के शब्दों की गूंज थी। जैसे ही उसके लिए सब कुछ बिखरने लगता है, हितोयोशी अचानक उसका सिर उसकी गोद में रख देता है, यह समझते हुए कि वह उदास महसूस कर रही है। वह खुद को रोक नहीं पाता और कबूल करता है कि यह बेहद गर्म है और वह सहमति में सिर हिला देती है। इसके बाद वह पीठ के बल लेटकर सीधे उसकी ओर देखने लगता है। वह नोटिसबली शर्माते हुए पूछती है कि क्या वह सो पाया। थोड़ी घबराहट के साथ हितोयोशी जवाब देता है कि हाँ, आज के लिए बस इतना ही।